नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। तो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और अब टाइम है मेंस की आंसर राइटिंग का। और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहूँगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, वो पीछे रह गया। मेंस की तरफ आप टारगेट कीजिए और जितना मेंस की तरफ टारगेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्यों आप लोगों के लिए बेहतर होगा? अगर आपका प्री निकल रहा है और नहीं भी निकल रहा है लेकिन आपका एमपीपीएससी अगर लक्ष्य है तो आपको मेंस ज़रूर पढ़ना होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस को पढ़िए। जितना आप मेंस पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और मेंस पढ़ने भर से काम नहीं होता, मेंस में सबसे ज़रूरी बात होती है लिखना। क्योंकि मेंस में जितना आप लिखोगे उतना आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उतना आपका आंसर राइटिंग बेहतर होगी। तो आज के वीडियो में बस एक यही बात आपसे करना है कि एक बेहतर मेंस की आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या किस तरीके से हम एक बेहतर मेंस का आंसर लिख सकते हैं जिसमें हमको मैक्सिमम मार्क्स। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि 150 नंबर कैसे लाए, 175 नंबर कैसे लाए, 180 नंबर कैसे लाए। ऐसा ये सब तो एक आपको मोहित करने के लिए ये सब ऐसे थंबनेल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं सीधी बात कहूँ, हम ये जरूर प्रयास कर सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे हो, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर कि आपके कितने नंबर आएंगे। अब पेपर ऐसा है कि वहाँ 150 आ ही नहीं सकते, वहाँ 170 आ ही नहीं सकते, लेकिन मैटर करता है कि 130 तक तो पहुँचे। या पेपर ऐसा है कि 200 नंबर आ सकते हैं उसमें। तो लेकिन उसकी सबसे एक मूल तत्व उसमें वो निकल के आता है, जब मेन एलिमेंट है कि भाई आपको जो कोर चीज़ है कि किस तरीके से आंसर को लिखना है, आंसर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, चाहे पेपर टफ आए, चाहे पेपर इजी आए या पेपर मॉडरेट आए। लेकिन हम एक बेहतर ढंग से, एक अच्छा आंसर इफेक्टिव ढंग से कैसे कौन सा लिख सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर बननी चाहिए। और आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं कि चलिए भाई एक बेहतर आंसर बनाने का प्रयास करते हैं और बेहतर ढंग से उसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को देखेंगे, किस प्रकार से बेहतर आंसर राइटिंग की जा सकती है ना, जिससे हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। वो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा 150 भी हो सकते हैं, 170 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले भी देखा गया है 2017, 18, 17 तक जो मेंस के मार्क्स पता चले बच्चों को कि 210 नंबर तक भी आए हैं बच्चों की। पॉलिटी में और साइंस के पेपर में अच्छा खासा स्कोर होता है, मेंस के पेपर 1 में 190 तक टच होता है, जो देखा गया। क्योंकि 2018 तक मेंस की आंसर की जो एक पूरी पूरी मार्कशीट आती थी मेंस की, तो 19 के बाद तो आई नहीं, लेकिन 18 तक जो मार्कशीट आई है उसमें देखा गया कि पॉलिटी में 210 तक का स्कोर हुआ है, 215 तक स्कोर किया है कुछ बच्चों ने। एवरेज 170 180 जो पेपर 2 है मेंस का उसमें स्कोर कर देता है। फर्स्ट पेपर में बच्चा 175 180 तक स्कोर कर देता है। तो हमें मैक्सिमम की तरफ जाना है ना, हमको यहाँ पर खुद को रोकना है 150, ना हमको यहाँ पर खुद को रोकना है 170, ना हमको खुद को रोकना है 200। हमें जाना है मैक्सिमम, कि जितना मैक्सिमम हम स्कोर कर सकते हैं। वो मैक्सिमम स्कोर किस बेसिस पे होगा, वही एक बार फिर आपसे बोलूँगा। कोई हवा हवाई की बातें ना मैं करता, ना मुझे करना पसंद। हमें जो बेसिक चीज़ करना है हम उसके बारे में बात करेंगे कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग जो है, किस तरीके से आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर सकते हो, एक बेहतर आंसर राइटिंग के क्या क्या जो तत्व होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो मेन पिलर होते हैं, है ना, जो मेन पिलर होते हैं बेस्ट आंसर राइटिंग के, तो वो बेस्ट आंसर राइटिंग के पिलर कौन कौन से होते हैं अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ होती है स्पीड। एमपीपीएससी में स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप कितना स्पीड में उस आंसर को लिखते हो, आप कितना बेहतर ढंग से लिखते हो, आपकी एफिशिएंसी कितनी है ना, उससे बातें क्लियर होगी कि हाँ भाई हम इतने स्पीड में इन सब चीज़ों को लिख रहे हैं। और क्योंकि आप देखो मेंस में पेपर बहुत लेंथी आता है, 3 घंटे में आपको 60 के अराउंड पेजेस लिखना है। 3 घंटे में कितने 60 पेज आपको लिखना है, मतलब स्पीड आपकी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन स्पीड कब बनेगी, जब आप पेपर को एनालाइज कर पाओगे, जब आप क्या करोगे, पेपर का एनालिसिस कर पाओगे। जब आप पेपर का क्या कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे, तब तो स्पीड बनेगी। जब आप पेपर का एनालिसिस कर पाओगे तब तो आपका स्पीड बनेगी। तो हमने यहाँ पर बताया एनालिसिस क्या होता है। देखिए कुछ बच्चे पेपर में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, है ना, उनको यही नहीं पता होता क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। वो क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल नरिशमेंट, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कुपोषण के कारण क्या है, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आया। अब भाई कुपोषण के कारण पूछे हैं और वो बच्चे ने क्या किया, सिर्फ कुपोषण भर पढ़ लिया, उसने कुपोषण की डेफिनेशन लिख दी, कुपोषण के प्रकार लिख दिए, कुपोषण का डेटा लिख दिया, आधा पेज उसने यही भर दिया पूरा का पूरा। अब वो कारण लिखने पे आया तो 4 लाइन बची है, क्योंकि 10 लाइन तो मिलती है मुश्किल से मुश्किल। तो अगर हम देखें तो आपको जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे कि यार क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कारण पूछा है, तो आप सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखो कि मध्य प्रदेश में माल नरिशमेंट का जो रेट है जितना 50% 30% जितना भी है, कि माल नरिशमेंट रेट जो है एमपी में 50% के अराउंड है, एंड द मेजर कॉजेज आर, और सीधे आपको कॉजेज लिख देना है
कि भाई ये 8-10 कारण हैं, इस वजह से मध्य प्रदेश में कुपोषण हो रहा है, ना कि हम उसके प्रकार लिखने बैठ जाए, ना कि हम उसकी स्कीम लिखने बैठ जाए। आपको मैं हमेशा कहूँ एमपीपीएससी जो पूछता है ना एज इट इज़ वही आंसर लिखो। आपको क्या इतना टेस्ट सीरीज इतना ये आप उसमें इतना भ्रमित हो जाते हो कि आपको टेस्ट सीरीज बोल रहा है बेटा पॉजिटिव कंक्लूजन लिखो, टेस्ट सीरीज वाला बोल रहा है बेटा डेफिनेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बेटा डेटा होना चाहिए। लेकिन वो ये क्यों नहीं बोल रहे कि बेटा जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो 80% होना चाहिए आंसर में। मेन क्वेश्चन क्या था, कारण, तो कारण लिखो ना भाई, इधर उधर की पंचायत करने से अच्छा आप सीधा सीधा कारण लिखो। आपसे पूछा है माल न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से सरकार के इनिशिएटिव्स हैं, प्रयास क्या है, तो सीधे प्रयास लिखिए कि ये प्रयास है सर। आपसे अगर पॉलिटी में उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई डीपीएसपी के ऊपर एक नोट लिखिए, अब डीपीएसपी के ऊपर एक नोट लिखना है तो डीपीएसपी के ऊपर सीधा सीधा नोट है इंट्रोडक्शन में कि या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में दे रखा है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक है, ये मेजर डीपीएसपी, और आखिरी में कंक्लूजन डाल दो कि एसी वेयर ने क्या कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, इनको गांधीयन और सोशलिस्ट ऐसे अलग अलग बेसिस से बांटा गया। ये थोड़ा सा आप इसमें 2-3 लाइन में बता सकते हो। नेचर है ना, कि मतलब आधी बॉडी में तो आप डीपीएसपी के कोर आर्टिकल बता दो, फिर डीपीएसपी का नेचर बता दो कि डीपीएसपी का नेचर क्या है, तो वो आंसर इस तरीके से जाएगा। लेकिन आप एक ही चीज़ को पकड़ लो कि नहीं मैं बस आर्टिकल लिखूंगा, तो वो भी गलत है। आप एक ही चीज़ पकड़ लो कि अब जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है राइट द नेचर ऑफ डीपीएसपी, तो फिर आपको डीपीएसपी के नेचर लिखना पड़ेगा कि सोशलिस्ट कौन से है, गांधीइज्म के ऊपर कौन कौन से है, ऐसे अलग अलग आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमसे पूछ क्या रहा है। एनालिसिस के बाद अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ से आती है कि प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। सबसे बड़ी बात कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। अब ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। चलो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक मिठाई की दुकान है या एक पोहे वाले की दुकान है, पोहे जलेबी वाले की, वो बहुत टेस्टी पोहे जलेबी बनाता है, लेकिन उसकी दुकान साफ़ सुथरा नहीं है। उसकी दुकान में सारा सामान ऐसा फैला हुआ रहता है बस, और उसकी कोई इतनी हाई फाई दुकान नहीं है। उसने यहाँ पोहे रख लिए, ऐसे जलेबी रख लिए नॉर्मल, और वो बेच रहा है। एक दुकान ऐसी है कि जिसका टेस्ट ठीक है, एवरेज है, मतलब बुरा भी नहीं है, लेकिन उसके यहाँ व्यवस्थित ढंग से चीज़ें जमी हुई है। एक प्रॉपर स्टैंड पे पोहे रखे हुए, एक प्रॉपर स्टैंड पे मिठाई रखी हुई है, प्रॉपर जगह चाय बन रही है, साफ़ पानी का एक स्टैंड लगा हुआ है पानी पीने का। तो आप जब पहली नज़र में जाओगे तो आप वो उधर जाना ज़्यादा प्रीफर करोगे, यार इसके यहाँ तो साफ़ सफाई है, इसके यहाँ तो चीज़ें नीट एंड क्लीन है, इसके यहाँ चीज़ें अरेंज्ड है। तो कॉपी चेकर भी यही देखता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज नहीं चाहिए कि उसको बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत है। इतना किसके पास टाइम है, हज़ारों कॉपियाँ वहाँ चेक होती है। आपका एवरेज नॉलेज भी हो और प्रेजेंटेशन बेहतर हो तो आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। एवरेज नॉलेज पर प्लस बेटर प्रेजेंटेशन। अब मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि पुअर नॉलेज, एवरेज नॉलेज मतलब उसने आपसे, अभी मैंने जो एग्जांपल दिए ना आपको कि कुपोषण के कारण पूछे, या उसने पूछ दिया भाई मुगल एडमिनिस्ट्रेशन समझाइए हिस्ट्री में, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन समझाइए तो आपको एकता, सरकार, परगना, ग्राम, जो भी उनके यहाँ वो चलता था एडमिनिस्ट्रेशन में, सूबा वगैरह, आपको उनके नाम तो पता होना चाहिए। अब आपको अंदर याद नहीं आ रहा कि सूबे का हेड कौन होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आपको दहसाल बंदोबस्त याद आ गया, आपको जब्ती सिस्टम याद आ गया, आपको ये सारी चीज़ें याद आ गई, तो आप उस आंसर को बेहतर ढंग से लिख सकते हो। आपका नॉलेज ठीक था, एवरेज नॉलेज था, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से बनाया कि सर ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब उसको ही मज़ा आया कि यार मैंने सिंपल सा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, इस बच्चे ने उसको प्रोविंशियल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, है ना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, हर तरीके से तोड़ के लिख दिया। लेकिन सबके बारे में तुमको ऊपर ऊपर से ही पता था। अब मान लो तुमको एडमिनिस्ट्रेशन जो कोड था उनका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तुमने उसमें पीएचडी करके चले गए, अब वही लिख रहे हो। लेकिन एक बच्चा जिसका एवरेज नॉलेज था उसने तीनों को बहुत बेहतर ढंग से लिख के आया, उसको 5 नंबर मिल जाएंगे, तुमको 4 नंबर मिल जाएंगे। फ़ायदा किसका हो गया, उसका हो गया, तुमको थोड़ी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि एवरेज नॉलेज प्लस बेटर एक्सप्लेनेशन। एवरेज नॉलेज का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें नहीं आती, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन जितना आपके लिए सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है उतनी आपको चीज़ें पता हो। और एवरेज नॉलेज का मतलब ये भी नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत ऊपर ऊपर से सतही पढ़ के जाओ, आप डीप पढ़ो, लेकिन किस चीज़ों में इतना मत घुसो। और इसको आप, मेरा कहने का मतलब है, ये प्रेजेंटेशन जितना आप बेहतर रखोगे उतना आपका काम होगा, आपको उतना प्रेजेंटेशन बेहतर रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना। और उस प्रेजेंटेशन के बाद एक और चीज़ निकल के आती है कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अब जैसे वो आपसे पूछता है कि
आपके आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आंसर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। बेहतर कैसे होना चाहिए, तुम बोलोगे सर स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि एक बेहतर आंसर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है। अगर हम देखेंगे तो MPPSC में लाइनिंग वाली कॉपी आती है, UPSC बिना लाइनिंग वाली कॉपी आती है। तो बेहतर आंसर के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि मैं अगर इसको बोलूँ कि मेजर कंपोनेंट्स है ना, कि कंपोनेंट्स निकल के आते हैं कि आपका जो मेन कंपोनेंट है आंसर राइटिंग के वो क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक तो सबसे पहले आपका फ्लो चार्ट डायग्राम, जहाँ ज़रूरी है वहाँ फ्लो चार्ट डायग्राम बिल्कुल बनाइए। जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर फ्लो चार्ट डायग्राम बिल्कुल बनाइए। यहाँ पर आप जब जितना फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओगे आंसर उतना बेहतर आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। दूसरी बात समझते हैं ना, जैसी दूसरी बात चले गए, फ्लोचार्ट डायग्राम के अलावा मैपिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको मैप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर मैप बनाइए। तो फ्लोचार्ट डायग्राम प्लस मैप। तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन में आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो एक कोशिश करिए कि अगर हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशन याद है तो 2 मार्कर का क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से बहुत अच्छा लिखा सकता है। डेफिनेशन याद है ना, आपका 2 मार्कर इतना प्यारा लिखाएगा, आप खुद बोलोगे कि यार कि मेरा 2 मार्कर का आंसर बहुत बेहतर लिखाया, या मेरा वो इंट्रोडक्शन आया था मैं इंट्रोडक्शन लिख पा रहा था। अब तीसरी बात देखते हैं, डेटा। क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण के कारण कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। जब हमने बात की चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण के कारण जो प्रमुख चैलेंजेस है, तो इसमें एक आप लिखोगे, एक व्यक्ति लिखेगा, मान लेते हैं एक सपोज रमेश करके एक व्यक्ति है, वो लिख रहा है कि अर्बनाइजेशन के भारत में बहुत तेज गति से अर्बनाइजेशन हो रहा है, या रैपिड अर्बनाइजेशन ग्रोथ रेट हमको देखने को मिल रही है, एक जनरल इंट्रोडक्शन। एक व्यक्ति ये लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज 31% एंड द मेजर चैलेंजेस आर। अब आप खुद सोचो, जो मैंने बाद में बोला वो ज़्यादा इफेक्टिव लगा और जो मैंने पहले बोला वो एक जनरल लगा। तो आप क्या करो, जो सिलेबस में जो कोर पॉइंट्स दे रखे हो उनका बस डेटा लिख के रख लो। वो कितना डेटा होगा, 10 से 12 डेटा, 15 डेटा। और ये इकोनॉमी के पेपर में काम आना है ज़्यादा से ज़्यादा, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह याद आना है। अब पॉलिटी के सिलेबस में उसने इलेक्शन कमीशन दिया है, आपके ये आपका UPSC दिया है, तो इनके आर्टिकल्स पर आपको देख लो, इनके लिए बोले गए कुछ स्टेटमेंट्स देख लो, उन स्टेटमेंट्स को याद कर लो, अपना काम हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट याद रह जाए, तो डेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने ऐसे आपको बताया कुछ स्टेटमेंट याद रख लो, ये आपको निबंध के पेपर में भी काम आएंगे और ये कंक्लूजन में बहुत काम आएंगे। हमेशा कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। जितना पॉजिटिव नेचर का कंक्लूड करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जितना पॉजिटिव नेचर का आप कंक्लूजन दोगे उतना आपका बेहतर कंक्लूजन निकल के आएगा और वही आपके लिए बेहतर है। तो ये आप कैसे करिए, पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि जैसे उसने पूछा कुपोषण के कारण, आखिरी की एक लाइन में लिखिए, MP गवर्नमेंट स्टार्टेड लालिमा योजना एंड प्रोजेक्ट शक्तिमान टू ओवरकम या टू कर्ब द माल न्यूट्रिशन इन MP। ऐसे करके क्वेश्चन लिख देगा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए लालिमा योजना और शक्तिमान योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही है। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यहीं से देखते हैं कि इतना बताने के बाद, ये सारी चीज़ होने के बाद हमारे पास क्या बचता है। तो डेटा बता दिया, फ्लोचार्ट डायग्राम बता दिया, उसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो डेटा हो गया, फ्लोचार्ट डायग्राम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, है ना। और कोशिश करिए कि लार्ज पैराग्राफ जो आप लिखते हो, बड़े बड़े जो पैराग्राफ लिखते हो उनको अवॉइड करिए। अवॉइड कर लिए किसको, जो लार्ज पैराग्राफ लिखते हो आप उनको अवॉइड करिए और आप किस पे चले आइए, पॉइंट वाइज आंसर के ऊपर MPPSC ज़्यादा पसंद करता है। अब कभी कभी बोलते हैं ना कि कितना दिखाना और कितना छुपाना है व्यक्ति को, वो ज़रूर आना चाहिए कि उसको कितना चीज़ों को दिखाना है, कितना चीज़ों को छुपाना है। आंसर राइटिंग क्या है, आपकी पर्सनैलिटी आपको दिखाना है कि आप अपनी वीकनेस उसको ना दिखाओ। जो चीज़ आपको कम आती है उसको आप पैराग्राफ में घुसा दो कि ये चीज़ कम आती है, पैराग्राफ में पढ़ने में उतना नहीं आएगा, इसको पैराग्राफ में लिख दो। जो चीज़ बेहतर आती है उसको पॉइंट वाइज लिखो, उसको अंडरलाइन करके लिखो, उसको डायग्राम के थ्रू बनाओ। कैसे डायग्राम, तो बोलोगे सर डायग्राम किस प्रकार के बनते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। डायग्राम कैसे बन सकते हैं, हो सकता है किसी चीज़ के 3 कंपोनेंट है,
तो आप एक ऐसा डायग्राम बना के उसको बता सकते हो, ट्राइंगल शेप में बना सकते हो। नहीं तो आप किसी आंसर को खोलने जा रहे हो तो आप ऐसे करके डायग्राम खोल सकते हो, या तो फिर आप कैसे खोल सकते हो, या तो फिर आप ऐसे, अगर मान लो आपके पास वहाँ पे 6-7 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, 10 मार्कर का आंसर लिख रहे हो, तो आर्टिकल, जैसे यहाँ पर एक आर्टिकल लिख दिया है ना, यहाँ पर एक आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पर एक आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पर एक आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, तो ये आपने क्या लिख दिया, 6 क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, कॉजेज लिख दिया कि भैया ये कुपोषण के मेन जो कारण है, हमको ये कारण दिखाई दे रहे हैं, या ये इनिशिएटिव दिखाई दे रहे हैं कहीं पर, जहां पर आपको लगता है ये कहाँ यूज करना है। जब ऐसा लगे पेपर छूट रहा है, जब ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉपी क्या है बहुत मोनोटोमस सी लग रही है, एक जैसे ही आंसर हर जगह में पॉइंट पॉइंट दे रहा हूं, तो क्यों ना मैं कहीं आंसर को खोलूं, क्यों ना कहीं मैं प्रेजेंटेशन करूं। तो ये इस प्रकार की प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस प्रकार की प्रेजेंटेशन के अलावा आप इसको इस फॉर्मेट पे भी ले सकते हो, इसको इस प्रकार के फॉर्मेट पे भी ले सकते हो। ये फॉर्मेट नहीं जम रहा तो इसको इस फॉर्मेट पे भी ले सकते हो, है ना, इसको इस फॉर्मेट के ऊपर भी ले सकते हो, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। फिर यहां पे ये फॉर्मेट नहीं जम रहा तो इसको इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो कि भाई उसने आपसे पूछा कि ये वो है आरटीआई का एक्ट है, उसके मेन प्रोविजन बता दो, तो आप यहाँ पे 4 प्रोविजन खोल दो और यहाँ पे उसके मेन प्रोविजन बता दो, कि कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपने ऐसे ज्यादा खोलना हो तो ऐसे, सब जगह नहीं करना है, कहीं कहीं पर। तो आपको ये डायग्राम बनाना सीखनी है, कहां पर मुझे डायग्राम बनाना है, कहां पर नहीं बनाना है। नहीं तो सिंपल सा आपका ये पेज है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन है, फिर सीधे नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे नंबरिंग करके कंप्लीट। समझ गए कि यहां पर नंबरिंग करके आप पूरे आंसर यहां पे कंप्लीट कर दो, तो मैक्सिमम आंसर इसी फॉर्मेट में जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर आंसर राइटिंग में सबसे पहले हम कहाँ फोकस करें, हम तो बिगिनर्स हैं, कुछ लोग जो पुराने हैं उनके भी ये काम आएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप 2 मार्कर पे अपना प्रयास करिए लिखने का, आप डेफिनेशंस लिखने का प्रयास करिए। सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं उन सारे कीवर्ड्स को, सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं उन सारे के सारे जो कीवर्ड्स है, तो उन सारे के सारे जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स के आप डेफिनेशन बना लो और उन डेफिनेशन को बेहतर ढंग से लिखोगे। हाँ भाई ये कीवर्ड है, इसकी मैं डेफिनेशन इस तरीके से बना लूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो सारे कीवर्ड्स की डेफिनेशन बना के रख लीजिए, सबके थोड़े थोड़े डेटा, जैसे सिलेबस में फैमिली दे रखा है तो फैमिली की डेफिनेशन, सिलेबस में ट्राइब दे रखा है ट्राइब की डेफिनेशन, सिलेबस में फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई वर्ड दे रखा है तो उसकी डेफिनेशन, सोशल इंक्लूजन दे रखा है तो उसकी डेफिनेशन, तो सबको 2 मार्कर आप रेडी कर लीजिए। आपका एक बेहतर आंसर 2 मार्कर का निकल के आ जाएगा। और कोशिश करिए जब भी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल जरूर लिखना उसके साथ, जब भी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखिए। आपके नंबर बहुत कम चांसेस है कि आपके मार्क्स वहाँ पे वो काटेगा। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ से बात, तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझिएगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि हाँ भाई ये फॉर्मेट्स बना सकते हैं। 10 मार्कर में इस फॉर्मेट को आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि 10 मार्कर में हमारे पास स्पेस बहुत है, स्पेस की अवेबिलिटी बहुत है, और जितनी स्पेस की अवेबिलिटी, डायग्राम बनाने के चांसेस उतने ज़्यादा, जितनी स्पेस की अवेबिलिटी, सब हेडिंग है ना। एक मैं आपको बात बताऊं, एक मेन कंपोनेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग देना। जितनी आप सब हेडिंग दोगे आपका आंसर उतना सुंदर लगता है। ये सब हेडिंग सबसे ज़्यादा कारगर होती है 10 मार्कर में। जब भी आप 10 मार्कर लिखोगे तो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब हेडिंग, और हमेशा जब भी आप क्वेश्चन देखो, एक मूल मंत्र, क्वेश्चन लिखने के पहले 10 सेकेंड 15 सेकेंड सोचिए मुझे किस फॉर्मेट में इस आंसर को लिखना है। तुरंत सलंग लिखना मत चालू करिए। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन समझा 5 सेकेंड, क्या पूछा है, क्वेश्चन को शांति मन से पढ़िए, बिल्कुल 5-7 सेकेंड, अच्छा ये लिखा है, डिस्कस करने को दिया है, ये कॉज दिया है, ठीक है। फिर 10 सेकेंड 15 सेकेंड सोच लो कि इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा, डेफिनेशन, फिर मैं कॉजेज लिखूंगा, फिर मैं प्रोविजन लिखूंगा, फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ एमपी की इनिशिएटिव्स लिखूंगा, आखिरी में कंक्लूड कर दूंगा कोई डेटा के साथ। अब आपने सोच लिया ना, 15-20 सेकंड वेस्ट होने दो, क्योंकि जब आपने 15-20 सेकंड दे दिए ना तो आप बहुत स्पीड में आंसर लिख पाओगे, बहुत ही स्पीड में आंसर लिख पाओगे। तो क्वेश्चन देख के हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन देख के हमेशा 2 मिनट या 15-20 सेकंड सोचो कि मुझे क्या लिखना है। लिखने से पहले सोचो,
और जितना आप लिखने से पहले एक बार सोचोगे, आप उतना बेहतर आंसर यहाँ पर लिख पाओगे और आपका आंसर उतना ही इफेक्टिव होगा। मैंने फिर बोला, एक बेहतर प्रेजेंटेशन ही आपके कंटेंट को बेहतर बनाएगा। नहीं तो प्रेजेंटेशन बहुत खराब और कंटेंट कितना भी अच्छा, एवरेज मार्किंग में कॉपी चली जाएगी। नो डाउट लोग बोलते हैं कि नहीं लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होता। अब MPPSC का एग्ज़ाम बहुत डायनेमिक हो गया है, बच्चे अलग अलग ढंग से आंसर लिख रहे हैं। सब कुछ होना चाहिए आपकी कॉपी में, प्रेजेंटेशन भी, अच्छी राइटिंग भी, स्पीड भी। लेकिन राइटिंग कैसी हो, बस रीडेबल हो, उसको पढ़ने में आ जाए, उसको ज़्यादा कष्ट ना हो आपकी राइटिंग देख के। और फिर भी राइटिंग ख़राब है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेली 20 मिनट लिखिए। फिर आप डेली पढ़िए कि यार मेरा ये जो ए है बहुत गलत बनता है, मेरा ये जो पी है इसका डंडा ज़बरदस्ती पीछे आता है, मैं इसको सुधारता हूँ। तो कुछ वर्ड्स को आप सुधार भी सकते हो कि यहाँ पर मेरा आंसर गलत लिखा रहा है, यहाँ पर ये पी गलत बनता है, यहाँ पर ये क्यू गलत बनता है, यहाँ पर ये आर गलत बनता है। तो इन सब चीज़ों के अगर ऊपर आप मेहनत कर लोगे तो आपका लगभग काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ऐसे? तो इस चीज़ को समझिएगा। तो हमने बता दिया स्पीड प्लस एनालिसिस प्लस प्रेजेंटेशन प्लस स्ट्रक्चर, और इसके अलावा हमने बताया अवॉइड करिए लार्ज पैराग्राफ को, फ्लो चार्ट दीजिए, मैप बनाइए, डेफिनेशन बनाइए, डेटा स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर में हम लोगों को क्या करना है, आंसर को लेके आना है, कंक्लूड पॉजिटिवली करना है और सब हेडिंग देना है 10 मार्कर में, पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखने पे फोकस करना है। एग्जाम्पल जरूर दीजिए 2 मार्कर में, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्पल बहुत देने की कोशिश करिए। और इनके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई है आपको। अगर मैप, जब भी एक वर्ड आया जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी कोई वर्ड आएगा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको मैप ज़रूर बनाना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो ये कुछ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए, इनका यूज़ करना चालू करिए और कोशिश करिए कि 7 मार्कर का आंसर जो है आप 3-3.5 मिनट में लिख के निकल जाओ। 3.5 अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। अभी कोशिश करिए, नए नए बिगिनर हो तो 5 मिनट 4.5 मिनट का लिखो, धीरे धीरे उसको 3.5 मिनट पे लेके आओ, या कम से कम 3 मिनट 50 सेकंड पे उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि आप जितना स्पीड में लिखोगे उतना बेहतर है, क्योंकि मेंस में देखो स्ट्रेस रहेगा, स्पीड थोड़ी कम भी हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं 4 मिनट तो लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 4 मिनट में बेहतर ढंग से 40 मिनट में आप लिख के निकल जाओ। 15 मिनट में आप इसको लिख लो, 45 मिनट आप उसको लिख लो, तो ये 10 मिनट में इसको लिख लो और 40 मिनट में उधर लिख लो, तब भी आप 95 मिनट्स के आसपास चले जाओगे। 5 मिनट ऊपर हो जा रहा है, लेकिन चलता है इतना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते, 7 मार्कर 1-2 स्किप करना पड़ता है, तो वो मैनेज हो जाता है, सब मैनेजेबल है वहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें और बताऊँ बेहतर आंसर राइटिंग में, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें आंसर राइटिंग में कैसे करना। और हमेशा याद रखिए, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करिए, चीज़ों को अंडरलाइन करिए, चीज़ों को बॉक्स में डालिए, ये चीज़ें आपको ज़रूर करना है। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है, अंडरलाइन करना है, चीज़ों को बॉक्स में डालना है, ये सारी चीज़ करते रहिए। उसके अलावा हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये एक फॉर्मेट है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि इंट्रोडक्शन, लेकिन कभी भी इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालना है। इंट्रोडक्शन कभी भी हेडिंग नहीं डालना। आपने अर्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन ही दिया था मैंने, तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन जैसे दिया, लेकिन कभी भी पॉइंट में इंट्रोडक्शन मत देना, यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिर्फ फॉर्मेट के लिए। फिर बॉडी दो, अब बॉडी में देखो सब हेडिंग, तो इंट्रोडक्शन दिया अर्बनाइजेशन का, फिर बॉडी में मैंने डाला कि उसकी नीड क्या है, करेंट सिनारियो क्या है, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। अब ये सब हेडिंग दो, कंक्लूजन में हेडिंग मत दो। डायग्राम बन सकते हैं, कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, वे फॉरवर्ड। ये जो हमने लिखा वो डायग्राम के फॉर्मेट में भी बता सकते हैं। समझिएगा, ये जो हमने बात यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग में लिखी, वही की वही बात हम लोग यहाँ पर डायग्राम के फॉर्मेट में भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको डायग्राम के फॉर्मेट में हम बता देंगे कि भाई डायग्राम के फॉर्मेट में ये बात कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है हमें। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कुछ ऐसे कर लीजिएगा, लगभग आपका काम हो जाएगा। तो बेटर एजुकेशन, माइग्रेशन, ग्रोथ इन सर्विसेज, ये ऐसे आपको डायग्राम। फिर हमने बता दिया कि कुछ ऐसे सीक्वेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन रहना चाहिए, करंट कॉन्टेक्स्ट रहना चाहिए, डेटा रहना चाहिए, रिपोर्ट रहना चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन होना चाहिए। मेन बॉडी में सब हेडिंग होनी चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, डायग्राम और फ्लोचार्ट होना चाहिए, एग्जाम्पल ऐड करिए, कमिटी रिपोर्ट आर्टिकल ऐड करिए। बॉडी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट नीड, करंट सिनारियो, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और कंक्लूजन में आप लिख दोगे यहाँ से, तो जैसे ही आप लिखोगे तो इसके कंक्लूजन में आप क्या करोगे, समराइज कर दो। मतलब आपको कभी ऐसा होता है ना, कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे यार, हमसे नहीं हो पा रहा कंक्लूजन, तो आंसर को समराइज कर दो, छोटा कर दो। पूरे आंसर का जो तुमने लिखा ना, उसका एक सार लिख दो, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है,
पॉजिटिव क्या लिख सकते हैं, कुछ सजेशंस दे दो आप, है ना, कोई कोट लिख सकते हो या विजन फॉर फ्यूचर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये मैं डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा था आपको। और एक और फॉर्मेट यहाँ पर देखोगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, जल संकट की बात अगर अपन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट इज इक्वल्स टू हाई स्कोर। प्रेजेंटेशन हो, स्ट्रक्चर हो, कंटेंट हो, या आपको तो ये हो इंट्रोडक्शन कि उसने क्वेश्चन है जल संकट के कारण प्रभाव व समाधान बताइए, जल प्रकृति की अनमोल देन है या जीवन के लिए अनिवार्य विश्व। अब यहाँ पर देखो, ये जो जबरदस्ती का कचरा मत लिखना, यहाँ से चालू करना। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 70 करोड़ लोग जल संकट से प्रभावित है। भारत में जल राज्य सूची का विषय है तथा अनुच्छेद 48 से 48A में राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। तो डीपीएसपी का, अब मैं यहाँ पर ये वाली बात क्यों बोली कि आप ये बात इंट्रोडक्शन में 10 मार्कर में इतना लिख सकते हो, तो इंट्रोडक्शन में आपने इस पॉइंट को दे दिया। दूसरी बात फिर मुख्य बॉडी, कि मुख्य बॉडी में आप कारण, तो हो सकता है आप ये बनाना चाहो तो ये बना दो, ये बनाना चाहो तो ये बना दो, कि आप इससे लिख दो कि यार मेरे को ऐसे नहीं लिखना, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि जल संकट के कारण क्या है, मतलब कॉजेस क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, है ना, ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज लिख दिया। फिर जल संकट के प्रभाव लिख सकते हैं, तो जल संकट के प्रभाव कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। भारत एवं मध्य प्रदेश की स्थिति, तो ये प्रेजेंट सिनारियो लिख सकते हैं। तो आपने हेडिंग दी प्रेजेंट सिनारियो क्या है, कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता अभी इतनी है, 2025 में इतनी हो गई है, सरकार क्या क्या कर रही है। तो सरकार की पहल, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल भूजल योजना। क्या मैंने इनके बारे में बहुत कुछ समझाया, क्या मैंने इनकी डेट दी, क्या मैंने इनके प्रोविजन लिखे, तब भी तो मेरा एक बेहतर आंसर बन गया। और उसको यही चाहिए, अब तुम इनको समझाने बैठ जाओगे तुम्हारी कॉपी भर जाएगी, तुम मेन कंटेंट नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने बोला कि एवरेज नॉलेज भी होना चीज़ों का तो काम हो जाएगा। ठीक है, आपने पूरे मध्य प्रदेश खेत तालाब योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, समाधान आगे का रास्ता, तो ऐसे ही बता सकते हो, ऐसे भी। फिर निष्कर्ष दे दो कि जल संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जल है तो कल है, ऐसे स्टेटमेंट डाल के खत्म कर दो। ये रहा वही इंग्लिश मीडियम के लिए कि वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन लिख दो, तो सीधे यहाँ लिख दो इन मध्य प्रदेश, है ना, रेनफॉल की कमी, नीति आयोग के अकॉर्डिंग 21 मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है वाटर स्ट्रेस्ड है। क्यों, क्या कॉजेज हैं इसके, क्या इम्पैक्ट है, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, क्या मेजर्स है, कंक्लूड। तो ऐसे ढंग से भी लिख सकते हैं अगर हम देखेंगे। और ये वर्ड लिमिट 150 से 200 की है ना, ये वर्ड लिमिट 150 200 मतलब 10 मार्कर के फॉर्मेट से है। 7 मार्कर में तो और छोटा करना है, 7 मार्कर में इतना बड़ा तो आंसर आता है, मुश्किल से 10 लाइन लिखना है। ये तो 10 मार्कर के हिसाब से आपको बातें क्लियर हो रही है। तो आपको क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात की कि एक आंसर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। टिप्स जैसे बात करें वही अंडरलाइन और हेडिंग, मार्जिन मेंटेन रखिए, बुलेट पॉइंट को यूज़ करिए, कीवर्ड्स यूज़ करिए, डायग्राम यूज़ करिए, सिंपल लैंग्वेज लिखिए। बहुत टफ लैंग्वेज, बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखने की, रिजिड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। मार्जिन जितना मेंटेन रखोगे, पॉजिटिव अप्रोच में लिखिए। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये कुछ हेडिंग याद रख लो। ये मैंने डायग्राम पता क्यों लगाया आप लोगों के लिए कि आपको हेडिंग याद हो जाए कि चैलेंजेस, इश्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन, पॉजिटिव अप्रोच, है ना। फिर यहाँ से हमने बताया कि मुझे ये सारी चीज़ें करना है, तो ये अपन लोग यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई बेहतर आंसर इस तरीके से हो सकता है। और इसी चीज़ को आपकी आंसर राइटिंग में जो कमी है उसको दूर करने के लिए स्टडी IQ एक आलेखन 2026 करके एक बैच लेके आ रहा है जो कल से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आलेखन बैच है इसमें हम लोग लाइव आप लोगों को आंसर राइटिंग कराएंगे, जिसमें मेरी क्लास भी लगेगी, मैं भी आंसर राइटिंग के तरीके आपको बताऊंगा। और हम लोग इसमें बेहतर ढंग से किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम लोग क्लास में डायरेक्ट जुड़ेंगे ऐप पे लाइव, जिसमें आप मुझसे पूछ सकते हो सर कि इस आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होनी थी। आप अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन दे सकते हो कि पर्सनल क्लासरूम प्रोग्राम जैसा ही है लेकिन ऑनलाइन है, कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसके फॉर्मेट्स बताइए। तो उसके लिए हम लोग आलेखन सीरीज़ लेके आ रहे हैं MPPSC मेंस आंसर राइटिंग की, जिसका ये जो बैच है 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो इस बैच में अभी ओरिएंटेशन है 7 मई को सुबह 10 से 12 बजे। और इसमें अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री 8 मई से लेके अगर आप देखोगे 30 मई तक हिस्ट्री चलेगी, फिर सोशलॉजी चलेगी 1 जून से 4 जुलाई तक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6 जुलाई से 8 अगस्त तक, ईशिप, मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 10 अगस्त से 5 सितंबर तक सुबह 10 से 12 का टाइम है। फिर हिंदी, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये दोपहर के समय चलेगी 2 से 4 के बीच में, वही उसी टाइम के आसपास, है ना। तो आपके ये सब्जेक्ट साथ में चलेंगे। फिर 8 मई से ये सारी चीज़ चलेगी। और अगर मेरे पोर्शन की बात करूँ कि भैया मैं तो हमेशा बोलता हूँ सारे बड़े सब्जेक्ट कर लो, MP अपन कर लेंगे, MP हम लोग कर लेंगे। तो ये आपको रही मेरी MP हिस्ट्री, MP ज्योग्राफी, MP पॉलिटी, MP इकोनॉमी। तो 10 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक
10 जुलाई से लेके 4 अगस्त, तो 17 जुलाई से लेके अगर हम यहाँ से तो 11 अगस्त तक आपको, तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊँ तो 10 जुलाई से 11 अगस्त तक, है ना, हम लोग 1 महीने लगातार एमपी की आंसर राइटिंग इस क्लास में करेंगे। तो ये आपका आलेखन बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि हमारे लिए एक ऐसा बैच लेके आइए जिसमें हम मेंस की बेहतर ढंग से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो सुबह 10 से 12, 2 से 4 और 6 से 8 ऐसे अलग अलग शेड्यूल चलेंगे। तो आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है आप उसकी आंसर राइटिंग करिए बेहतर ढंग से। निबंध की सबसे खास बात, निबंध की आंसर राइटिंग कंटिन्यू 5 जून से चालू हो जाएगी, तो ये चलती रहेगी 13 जून तक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे आपको ये बैच मिलने वाला है। और अगर आप देखोगे 4,999 इतने में, तो फिर आपको ये पता है कितना महंगे कोर्सेज मिलते हैं। और अगर इसमें अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे स्काई लाइव, अगर आप स्काई लाइव कूपन कोड लगाओगे, और बैच आपको कैसे मिलेगा, स्टडी IQ की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, गूगल पे चले आइए studiiq.in, उसमें आप जाइए स्टेट सर्विसेज, और स्टेट सर्विसेज में MPPSC खोलिए, उसमें आपको आलेखन बैच दिखेगा, उसमें आप ये कूपन कोड लगाइए स्काई लाइव, तो आपको ये जो प्राइस है इससे भी कम दामों में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी IQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। तो अगर आप मेंस की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे, अगर आप इंदौर नहीं आ पा रहे हो तो आप ये बैच ले सकते हो, आलेखन बैच, जो 7 मई से चालू हो रहा है। तो आज की इस क्लास है मैंने आपको बेहतर ढंग से बताया कि किस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एक बेहतर आंसर राइटिंग के मूल तत्व क्या होते हैं, किस चीज़ से हमको बचना है। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर PhD नहीं करनी है, जितना ज़रूरी है उतना पढ़िए। मेंस के आंसर फॉर्मेट्स बना लीजिए, छोटे छोटे फॉर्मेट बना लीजिए, छोटे छोटे डायग्राम्स बना के फॉर्मेट में रख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक वीडियो और लाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं इसके ऊपर। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट क्लास में। फालतू बात करने का ना मेरे पास समय है ना आप लोगों का, तो बहुत उपयोगी समय है, इसका उपयोग बेहतर ढंग से करिए। बहुत कम समय हमारे पास, सितंबर में मेंस होने वाली है, तो जितना बेहतर ढंग से कर सकूँ। फिर बोलूँगा, वह बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो भी मेरे साथ अगर 9 सितंबर तक लगातार मेंस पढ़ते हैं, अगली बार आपका प्री भी निकलेगा और अगली बार आपका मेंस भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लगातार पढ़ाई के जोन में बने रहोगे। तो ज़रूरी है क्या, पढ़ाई के जोन में बने रहना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेंस पढ़ते रहिए, और फिर प्री की तैयारी हम लोग अक्टूबर से चालू कर देंगे दोबारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।